हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुस्तफ़ा कमाल। वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस टॉपिक जो हमने आधा छोड़ा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, दिल्ली सुल्तनत। तो आज हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान। सो फॉर इस कंसोलिडेशन इज कंसर्न, जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं, खासकर एक बड़ा एम्पायर जो दिल्ली सल्तनत था जिस तरह, तो ऐसे एम्पायर को चलाने के लिए एक बड़े ऐसे गवर्नर्स की जरूरत पड़ता है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ता है जो कि रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, रादर देन एन एरिस्टोक्रेट एंड लैंडेड chieftain और नोबल हम कहेंगे। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, वास्ट एम्पायर दिल्ली जैसे सल्तनत को चलाने के लिए बड़े बड़े गवर्नर की जरूरत, नाम बड़े सल्तनत को चलाने के लिए एक लैंड स्कॉलर की जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि हमें सबसे वफादार गवर्नर की जरूरत पड़ता है। वफादार इन द सेंस जो बादशाह की हर चीज को माने, आंख बंद करके माने, उसको हम ऐसे लोगों को गवर्नर के लिए अगर डिप्यूट करता है, अपॉइंट करता है, इन ऐसे हालात में, ऐसे केस में दिल्ली सुल्तान को बहुत जगहों पे कामयाबी का सामना करना पड़ा था, सक्सेस मिला था। अर्ली दिल्ली सुल्तान लाइक इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं, तो इल्तुतमिश ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाने की बहुत कोशिश की थी। खासकर वो बंदगान को ज्यादा फेवर करते थे। बंदगान इन द सेंस जो परचेज करके स्लेव हम लाते थे फॉर मिलिट्री सर्विसेज, उनको, या दूसरा तरीका था जो हम्बल बर्थ होता है, जिनका जो मामूली बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से होता है, पर काफी लॉयल होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होता है, कैपेबल होता है, ऐसे लोगों को हाई पोस्ट पे डिप्यूट करना, हाई पोस्ट पे अपॉइंट करने का जो काम था, इल्तुतमिश के टाइम से शुरू हुआ था। इसी चीज को खिलजीज के टाइम में भी और मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक्स के टाइम में भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। अब क्या करते थे, जब वो एक बार उनको अपॉइंट करते थे, अपॉइंट करने से पहले, बिफोर प्रेयर टू देयर अपॉइंटमेंट, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता था। वो बंदगान को, जो स्लेव होते थे, परचेज करके लाते थे, उनको ट्रेन करते थे उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदगान को, किसी एक पर्सन को जो कैपेबल हो, जो लॉयल हो, उसको अगर बादशाह ने माइंड बना लिया कि इसको मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दूंगा, इसको फाइनेंस का वजारत दे दूंगा, या एग्रीकल्चर का वजारत दे दूंगा, मिलिट्री का कमांडर उसके हाथ में दे दूंगा, तो उस हिसाब से, जिस फील्ड में उसको अपॉइंट करना है, उस हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता था। जब वो ट्रेन होता था, इसके बाद उसको उस जगह पे अपॉइंट किया जाता था। ये जो बंदगान थे, जो सर्वेंट थे, हाउ दे वर लॉयल टू देयर मास्टर। जो बंदगान होते थे वो अपने बादशाह के बादशाह के लिए वो इतना लॉयल क्यों होते थे, हमें अगर ये जानना है तो हमें क्लियरली पता, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बंदगान होते हैं, ये जो स्लेव्स होते थे, ये टोटली डिपेंड होते थे टू देयर ऑन देयर मास्टर्स। मास्टर्स यानी कि जो उनका आका होता था, जो उनको खरीद के लाते थे, कहीं किसी जगह से उनको खरीद के लाया होगा कुछ पैसे देके, या कुछ किसी भी चीज के अगेंस्ट, तो उस बेसिस पे उसका लाइवलीहुड पूरा डिपेंड होता था उसके मास्टर पे। तो उसका मास्टर जो भी कहता था, वो बंदगान आंख बंद करके भरोसा करके वो चीजें फॉलो करते थे। अब जो बंदगान होते थे, वो बंदगान अपने बच्चे की बातों पे इतना भरोसा नहीं करते थे, बच्चे के लिए इतना जान देने को तैयार नहीं होते थे जितना वो अपने मास्टर्स के लिए उतावला होता था, जान देने को तैयार रहता था, आंख बंद के भरोसा करते थे अपने मास्टर्स पर। तो इन्हीं चीजों का फायदा उठाते थे दिल्ली सुल्तान। और एक ऐसा भी स्ट्रैटेजी रहा कि दिल्ली सुल्तान ने हमेशा क्या किया, पहले के जो सुल्तान का जो स्ट्रैटेजी था उसको फॉलो करते हुए, बाद के जो सुल्तान थे, खिलजी तुगलक, उन्होंने भी क्या किया, बंदगान को, जो लो बेस्ड बाउन होते हैं, उनको भी बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। जिसका क्या मिलता है, हमें रिएक्शन मिलता है, उसके जो बादशाह के दरबार में जो तवारीख लिखने वाले लोग होते हैं, या हम कहेंगे जो एलीट क्लास होते हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं गवर्नेंस के इश्यूज पे, वो क्रिटिसाइज करने लगे इन चीजों को, बादशाह की इन चीजों को क्रिटिसाइज करने लगे कि
बादशाह ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते हैं क्योंकि दे आर लो बॉर्न बेस्ड। उनका बर्थ है एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, लो बॉर्न है और स्लेव्स है। सो दे कुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन सच ए हाई पोस्ट्स। उनको बड़े बड़े पोस्ट पे प्लेस नहीं कर सकता है। मिलिट्री के बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है उनको नहीं असाइन कर सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी होती थी, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। और इन्हीं बीच क्या होता था, जब भी नया एक बादशाह को तख्त नशीन किया जाता था, इंथॉन किया जाता था, तब जो जो ओल्ड आपकी नोबैलिटी है और आपकी जो न्यू नोबैलिटी है उनके बीच में एक टसल सा होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। उनके आइडियाज मैच नहीं करते थे क्योंकि कुछ नोबैलिटी होता है, उनका मानना होता था कि अब जो बड़े बड़े जो डिस्टेंट एरिया में जो आपके गवर्नर होता है वो उनके हिसाब से उन्हीं नोबल ग्रुप में से ही को अपॉइंट करना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू द नोबैलिटी के हिसाब से ये होना चाहिए था कि आपके गवर्नर जो हो वो नोबैलिटी में से ही। और इसी बीच जो नया आपका नोबैलिटी है और पुराना नोबैलिटी है उनके बीच में टसल सा हो जाता है, पॉलिटिकल टसल हो जाता है, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो सुल्तान सही कर रहा है। फॉर एग्जांपल बंदगान को या जो लॉयल क्लास को जो अपने सुल्तान के लिए जान देने को तैयार होता है, आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता था, उन्हीं को डिप्यूट करना अच्छा था उनके हिसाब से। और एट द सेम टाइम वो जो डिफरेंट दूसरा सेक्शन ऑफ नोबैलिटी था उनका मानना था कि आप नोबल क्लास से ही या जो हम कहेंगे रॉयल फैमिली से ही एक मेंबर को एज ए गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए। ये अलग अलग डिफरेंसेस हमें सुनने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, so far as assignment and governorship of other region is concerned, पहले सुल्तान की तरह खिलजीज और आपके तुगलक्स ने भी मिलिट्री कमांडर्स को, जो बंदगान है उनको असाइन किया एज ए मिलिट्री कमांडर। और मिलिट्री कमांडर को ही मिलिट्री कमांडर को एक पर्टिकुलर जगह दिया जाता था, उस जगह के ऊपर एज ए गवर्नर काम करने के लिए भी कहा जाता था। और उस गवर्नर को समटाइम्स क्या कहा जाता है, इक्तिदार भी कहा जाता है। कहने का मेरा मतलब इक्तिदारी सिस्टम को अगर मैं थोड़ा आपको समझा दूं यहाँ पे, तो इक्तिदारी सिस्टम क्या होता है, समटाइम्स एक गांव को ही दिया जाता है, असाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर मिलिट्री ऑफिसर को, या कुछ जगहों पे कुछ जमीन के टुकड़े होते हैं 10, 15, 20 मरला या कनाल को हम कहेंगे, एकड़ कहेंगे, उनको असाइन किया जाता था आपके मिलिट्री कमांडर को। और वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होना होता है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है आपका मिलिट्री कमांडर। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो जमीन दिया जाता है मिलिट्री कमांडर को, उस जमीन को इक्ता कहता है। और जो जमीन के ऊपर जिसको दिया जा रहा है जमीन मिलिट्री कमांडर को, वो होता है इक्तदार। तो समटाइम्स उसको इक्तदार भी कहता है और समटाइम्स इसको मुक्ति भी कहता है। और मुक्तीस को क्या हक होता है, मुक्तीस को हक होता है उस एरिया को, जो जमीन उसको दिया जाता है, जो एरिया उसको दिया जाता है, जो गांव उसको दिया जाता है, उस गांव का पूरा एरिया में से रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक उसको दिया जाता है। और रेवेन्यू कलेक्ट करके, और साथ ही साथ, और एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक, दूसरा उसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मिलिट्री उसको मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल वो तो डिपेंड करता है मिलिट्री टू मिलिट्री कमांडर टू दूसरा मिलिट्री कमांडर डिफर करता है। कुछ मिलिट्री कमांडर को मान के चलो 1000 आपको मिलिट्री फौज तैयार करके रखना है ये घोड़े के साथ, तो कुछ मिलिट्री कमांडर को 10,000 20,000 उस हिसाब से अपने मिलिट्री को मेंटेन करना होता है। साथ ही साथ इस मिलिट्री कमांडर जिसके अंदर बहुत से सोल्जर है, बहुत से घुड़सवार लोग है, जो ट्रेन है, जो मिलिट्री है, जो कोई भी बादशाह के हुक्म पे जंग लड़ने को तैयार होता है, तो ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति अपने रेवेन्यू में से जो उसको असाइन किया होता है, उस रेवेन्यू में से इन सोल्जर्स को भी वहां से सैलरी देते हैं। तो इस सोल्जर को अलग से सेंटर से, बादशाह से कोई दूसरा सैलरी नहीं आएगा। ये सैलरी मुक्ति के द्वारा ही दिया जाएगा। जो मिलिट्री कमांडर है वही उसको पे करेगा। पे कहाँ से करेगा, रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है मिलिट्री कमांडर अपने इक्ता से,
वहाँ इक्ता से कलेक्ट करके एक तो अपने लिए भी सैलरी एज सैलरी कुछ पैसा रखेगा, दूसरा अपने जितने भी फौज है 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख अपने फौज को भी वहां से पैसा दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्चा हो आता है उसमें, वो भी अपने इसी रेवेन्यू से निकाल के इनको खर्चा, इनके ऊपर खर्चा किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो एरिया के ऊपर जो एरिया आपको मिला है, इक्तदार मिला है, इक्ता एज इक्ता जिस जगह के ऊपर आपको मुक्ति का आपको राइट मिला है, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे कोई फसाद वो नहीं होना चाहिए, लोगों में अमन बरकरार रहना चाहिए, उनके मसाइल उनके इश्यूज को एड्रेस करना आपका, यानी कि एज ए मुक्ति एज ए इक्तिदार आपका काम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्तिदारी सिस्टम, जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में शुरू हुआ था। और आपको ये कहता चलूं, जब इक्तिदारी जब अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के टाइम में, इस खासकर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, इस इक्तिदारी सिस्टम को और मजबूती देने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम उन्होंने क्या किया, अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए, ताकि हर एक जगह का अच्छे से रिकॉर्ड रख सके, और जो जमीन दिया जाता था इक्तिदार को, उस जमीन को अच्छे से नापा जाता था। पहले नापने के बाद टैक्स कितना पे करना है, टैक्स कितना लोगों से लेना है, वो भी बाज़ाब्ता यहाँ से सुल्तान ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते थे अपने अकाउंटेंट को या अपने मुफ्ती को कि आपने अपने पीजेंट से इतना टैक्स ही लेना है, उससे अलावा वो टैक्स नहीं ले सकते थे। कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, कुछ मिलिट्री के ऊपर खर्चा करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब खिलजीज और तुगलक ने क्या किया, जब अपने एक्सपेंशन की जब बात आए, थोड़ा जब अपने किंगडम को फैलाने की जब बात आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने एरिया से अपने सिटी से जो जुड़े हुए जो गांव होते हैं, हिंटरलैंड जिसको हम कहते हैं, उन जगहों को भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर कंट्रोल अपने अंदर लाने की कोशिश की, उनको एनेक्स किया, कैप्चर किया, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। और साथ ही साथ मैं कहूंगा, खासकर जो गंगा, जो गैंगेटिक प्लेन्स है, जो गंगा दरिया यमुना का जो एरिया है, उस एरिया में जो ज्यादा डीप फॉरेस्ट कहेंगे, डेंस फॉरेस्ट था वो जगह। तो समटाइम्स इतना फॉरेस्ट इतना डेंस था कि नजदीक, दिल्ली के नजदीक होते हुए भी उन जगहों पे ये दिल्ली सल्तनत के फौज नहीं पेनिट्रेट कर सके। और नतीजतन क्या होता था, उस जंगल के अंदर जो कबीले के लोग रहते थे, वो लोग अपने शान से अपनी जिंदगी गुजारते थे। वहां पे कबीले का सरदार होता था जो अपने कबीले के ऊपर राज करता था। तो समटाइम्स कभी कभी इन रियर केस क्या हो जाता था, कुछ कबीले के ऊपर वो कब्जा करते भी थे, बट विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो कबीले के लोग अपने आप को सल्तनत के फौज से आजाद कर लेते थे। तो ऐसा एक प्रोसीजर था। तो क्या किया, समटाइम्स जो गांव, कुछ गांव को जब कब्जा किया उन्होंने, दिल्ली सल्तनत ने, दिल्ली सुल्तान ने, वहां पे पहले क्या होता था, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, कुछ जो ट्राइबल क्लास जो लोग थे गांव में रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, उन जंगलों में घुस के भी कुछ जगहों पे कब्जा किया उन्होंने। अब उन वहां जब कब्जा किया तो वहां क्या एक सिस्टम स्ट्रैटेजी चल रहा था टैक्स लेने का। वहां पे जो गांव था, गांव का एक हेड होता था समंता जिसको हम कहते थे, लैंड चीफकिन भी होता है, यानी कि पूरा एक हिसाब से हम कहेंगे जमींदार। वो पूरा जितने भी जमीन होता था वो उसका ही होता था, और वो बाकियों को किराए पे देता था कल्टीवेशन के लिए, और साल के आखिर में उनसे पैसा लेना एज अ टैक्स। वो समंता का मर्जी होता था, जितना भी उनसे टैक्स ले ले उनका मर्जी होता था। अब जो ही ऐसे जगहों को जब अलाउद्दीन खिलजी या आपके तुगलक ने, दिल्ली सुल्तान ने उनको कब्जा किया, तो क्या किया, उन समंतास को भी मजबूर कर दिया दिल्ली सल्तनत के अथॉरिटी को कबूल करने में, और एक पहला कबूल करने में मजबूर कर दिया, उन्होंने सरेंडर भी किया उन समंतास ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें, वो जो समंतास उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, वो टैक्स कलेक्शन कैंसिल कर दिया। आज के बाद जो टैक्स कलेक्शन होता था, वो दिल्ली सुल्तान जो भी टैक्स डिसाइड करता था कि इन लोगों से इतना टैक्स लेना है, वही टैक्स लेना था। वो भी अब टैक्स लेने की अथॉरिटी पहले समंतास लेते थे, अब टैक्स कौन ले रहा था, दिल्ली सुल्तान के ऑफिशियल खुद। दिल्ली सुल्तान अपना ही ऑफिशियल वहां पे डिप्यूट करता था उस एरिया में टैक्स कलेक्शन के लिए। तो अकॉर्डिंगली वहां से टैक्स कलेक्ट करता था एज पर दिल्ली सुल्तान गाइडलाइंस।
और यहाँ पे तीसरी बात इंपॉर्टेंट, जो समंता होता था पहले, जो पूरा गांव के ऊपर राज करके टैक्स कलेक्ट करता था, अब यही समंतास को भी टैक्स पे करना पड़ रहा है दिल्ली सुल्तान को। तो उस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफिशियल अपॉइंट किए, ताकि स्ट्रिक्टली इन चीजों के ऊपर फॉलो कर सके, उनके टैक्स अच्छा कलेक्ट हो सके। जब हम टैक्स की बात करते हैं, 3 किस्म की टैक्स होता था। एक खिराज होता था, दूसरा कैटल के ऊपर, जो आपके माल मवेशी होते हैं उनके ऊपर भी एक टैक्स लगता था। जो खिराज होता था, वो खिराज आपकी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का 50% होता था। एग्रीकल्चर, जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 50%। दूसरा कैटल्स, जो भी माल मवेशी आपका होता है उसके ऊपर एक टैक्स लगना। एंड तीसरा जो होता है, आपकी जो घर मकान जितने भी मिसाल बिल्डिंग होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगता था। तो 3 किस्म की आपको टैक्स पे करना होता था। तो सो फar एज द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज कंसर्न, जैसे मैंने थोड़ा प्रीवियसली आपको बता दिया था, आपके हिंटरलैंड को ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाए, तो फिर भी कुछ जगहों पे जब गए थे, उन्होंने समंतास को कैसे कंट्रोल किया मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्टेंट एरिया था, खासकर मैं बंगाल कहूंगा, सिंध कहूंगा, साउथ इंडिया कहूंगा, ऐसी एरियाज में कंट्रोल एक बार अटैक करके कैप्चर करना तो आसान था, बट कंट्रोल लंबे टाइम के लिए कंट्रोल करके रखना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। क्योंकि आपको मैंने पहले आपको एक दो चैप्टर में आपको कहा भी था, टॉपिक में आपको कहा भी था, क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप रहता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इन द मीन टाइम रिबेलियन का सामना करना पड़ना, वार का सामना करना पड़ता था। तो समटाइम आपके जो गवर्नर्स थे वो भी आपके मुखालिफ हो जाते थे। तो बड़ा इश्यूज अलग अलग इश्यूज का सामना करना पड़ा दिल्ली सुल्तान को। एक बहुत चैलेंजिंग रोल था इन चीजों को कंट्रोल करके रखना। एट द सेम टाइम जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अपने दम से एज ए मिलिट्री वॉरियर बहुत जगहों पे कब्जा कर लिया। मैं आपको रिकैप्चुलेट करूं तो आपके गुजरात, आपका रणथंबोर, आपका चित्तौड़, मालवा, वरंगल, आप देन देवगिरी, फाइनली आप ये चेन्नई तक आप पहुंच जाते हो, आज के चेन्नई, मदुराई, चेन्नई तक आप पहुंच जाते हो। बट उनमें उनका कंट्रोल इतना लंबे टाइम तक रहता नहीं था। जो ही अब वो वापस आ जाते थे, कंट्रोल कैप्चर करके अपना गवर्नर वहां पे इस्टेब्लिश करके रख के अपने कैपिटल में दिल्ली वापस पहुंचते थे, इसके बाद शॉर्ट टाइम के बाद ही पता चलता था कि वहां पे आपके गवर्नर ने बगावत कर दी। तो ये अलग अलग चीजों का हमने बार बार चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। ये तो था आपका हिंदुस्तान के अंदर ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मंगोल था एक बड़ा थ्रेट था पूरी दुनिया के लिए। और उस टाइम जो चंगेज खान था, एक बड़ा वॉरियर था, बारबेरियस वॉरियर था, जो कुछ जिनका एक जो माना जाता है इनका कोई सिविलाइज नेचर नहीं था, बारबरिक लोग थे। मारना उनका मारना, कत्लेआम करना उनका खून में बसा हुआ था। तो चंगेज खान ने ट्रांस उजानिया ईरान के साइड में हमला करके वहां पे कैप्चर कर लिया इस एरिया को। तकरीबन 1219 की बात है। और वहां पे जब वो सेटल हो गए, सेटल होने के बाद उनका जो नया टारगेट था वो इंडिया ही था, दिल्ली सुल्तान ही था। हिंदुस्तान की तरफ उनका हमेशा एक वो इंटेंशन रहता था, उनको कैप्चर करना, कैप्चर करके वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना, वहां के हिंदुस्तान के जो ट्रेजर्स है उनको कलेक्ट करना, प्लांडर करना, और प्लांडर करके लेके वापस जाना। ये उनका एक एम ऑब्जेक्टिव रहता था अटैक करने के पीछे। ये जो इन्वेजन है दिल्ली सुल्तान में बहुत पहले से हुआ आ रहा है, बट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये इन्वेजन की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी ये कंटिन्यू रहा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को अपने फौज की नंबर को, स्टैंडिंग फौज की नंबर को, तादाद को बहुत हद तक बढ़ाना पड़ा। और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को उन्होंने अपॉइंट करना पड़ा, जिसका अपने स्टेट ट्रेजरी से बहुत ही ज्यादा पैसा एक्सपेंडिचर उन आर्मी के ऊपर लग रहा था, ये बियर कर रहा था स्टेट ट्रेजरी। और मोहम्मद बिन तुगलक को अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट करने के लिए माना जाता है, उसके कुछ बेवकूफाना हरकत के लिए भी माना जाता है, कुछ अक्लमंदी हरकत के लिए भी माना जाता है। उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज जो हिस्ट्री तारीख को याद रखना है, उसने एक ऐसा कोशिश किया था, मंगोल्स की जो टेरिटरी था, ट्रांसुजानिया है जहां पे भी मंगोल्स रह रहा था, उसका जो टेरिटरी के मंगोल्स के अंदर जो टेरिटरी आ रहा था, उस टेरिटरी पे कब्जा करने का एक स्ट्रैटेजी बनाया था, प्लान बनाया था। उस प्लान के हिसाब से उसने एक स्टैंडिंग आर्मी को
तैयार करके रखा था। तो इससे पहले जो भी आपके दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने सिर्फ आपके मंगोल के इन्वेजन को डिफेंड करने के लिए आर्मी को तैयार रखता था। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट कि इसने डिफेंड ही नहीं करना था, एग्रेसिवली यहाँ से यही से आपकी मंगोल के टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश और तैयारी किया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में सिर्फ दिल्ली सल्तनत का इतना ही पढ़ेंगे। हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों, अलग अलग माहौल में अलग अलग इस जो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक था, उनका क्या क्या स्ट्रैटेजी रहता था, क्या क्या स्टैंड रहता था और किस तरह से वो चीजों को एग्जीक्यूट करते थे। उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड करूंगा जो हमारे टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर दिल्ली सुल्तान, उसको आप कंसल्ट कीजिए, उसको अच्छे से बारीकी से देखिए और इस वीडियो को भी अच्छे साथ में इस वीडियो को भी वॉच कीजिए ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो विद दिस आई वांट टू विन अप द टॉपिक। थैंक यू।